2023 का पहला दिन है, नई साल है। नई साल पर नई साल की बात करेंगे। नई साल की कहानी क्या है और नई साल का जो इतना जबरदस्त उत्साह पूर्वक पूरी दुनिया में जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है या किया जाता है हर साल, उसकी राम कहानी क्या है? ये सेलिब्रेशन के मतलब क्या है? ये सेलिब्रेशन शुरू क्यों हुआ? हम सेलिब्रेट करते ही क्यों हैं? आखिर ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि हम नई साल का उत्सव मनाते हैं? और वो उत्सव भी ऐसा जिस उत्सव का ना किसी धर्म से लेना देना है, ना किसी जियोग्राफी से लेना देना है। वो ज्योग्राफी के पार चला गया है, वो देश के पार है, वो धर्म के पार है। बस लोग ऐसे ही नई साल मनाए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार, समालोचक, संपादक, और मैं तो उन्हें वैज्ञानिक कहता हूं, क्योंकि वो हर चीज को, चाहे वो धर्म से जुड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो माइथोलॉजी से जुड़ा क्यों ना हो, वो साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं। तो मेरे दोस्त, और मैं ये कहूं मेरे खास दोस्त सुरजीत दास गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम कहानी में। मैं राम कहानी को होस्ट करूंगा। मेरा नाम है राम कुमार कौशिक। मेरे साथ आप राम कहानी सुनिए, लेकिन इस राम कहानी से जुड़ी सारी उलझने सुलझाने की जिम्मेदारी सुरजीत दास गुप्ता के पास के कंधों पर ही होगी। सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कहानी में। धन्यवाद राम कुमार जी। तो जैसा मैंने अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बता दिया है कि मैं आपको वैज्ञानिक ही मानता हूं, आप समझ लीजिए आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है आपकी, सुरजीत जी। जी, आपकी आपकी जो है, आपका हृदय बहुत बड़ा है, इसलिए अपने मित्रों को आप प्रोत्साहन देते रहते हैं ऐसे शब्दों से। नहीं, शब्द तो नहीं है। मैं जी जी कोशिश करूंगा कि आपने जो मेरा परिचय दिया है उसके प्रति मैं न्याय कर पाऊं। जी सुरजीत जी, यही हमारी आपसे आशा है। सुरजीत जी, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, ये नई साल का माजरा क्या है, उलझन क्या है? ये नई साल का हम्म। सेलिब्रेशन होता क्या है? ये नई साल जी सेलिब्रेट ही क्यों करते हैं हम? ये 1 जनवरी बवाल क्या है? ये आप समझाइए जरा हमारे दर्शकों को। जी। तो जब हम नए वर्ष की बात करते हैं तो अगर आप गूगल करें, बच्चे आजकल जनरली गूगल से हर चीज पता करते हैं, तो कई बार, लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि वेब स्पेस जो है वो इतना समृद्ध नहीं हुआ है कि सारा का सारा ज्ञान उसमें आ जाए। इसलिए या तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सटीक ज्ञान लेने के लिए, या फिर आप संतोष कर लेते हैं जो भी आपको पहले 10 रिजल्ट में गूगल में मिल जाए। कोई भी एक वेबसाइट आप खोलते हैं और उसमें जो भी लिखा हो आप उसको सच मान लेते हैं या सही मान लेते हैं। तो जब आप नए वर्ष के लिए न्यू ईयर आप अगर ढूंढे, हिस्ट्री, न्यू ईयर हिस्ट्री लिख दें, तो अधिकांश आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि 4 से 4,500 वर्ष पूर्व ऐसा पहली बार हुआ था कि लोगों ने नया वर्ष बनाया, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उसकी जो राजधानी थी बेबीलोन, वहां पहली बार मनाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी अपनी सभ्यता, भारत की सभ्यता काफी प्राचीन है और बहुत पहले से, 4,500 वर्ष से भी काफी पहले से ये चला आ रहा है। हमसे ये भूल हुई या गलती ये हुई भारतीयों से कि हमने उसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं रखा। इसकी वजह से गूगल में ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम अधिकांश भारतीय, कम से कम हमारे जनरेशन के, हमारी पीढ़ी के, हमसे पहले के, ये कम से कम 2 कैलेंडर्स के बारे में तो जानते ही हैं। जी एक है विक्रम संवत, और उससे भी पहले, जैसे हम लोग जब छोटे थे और भारतीय कैलेंडर जब खरीदते थे तो उसमें शक संवत आता था। जी तो जो भारत की सरकार रही है पिछले 75 सालों में, अलग अलग सरकारें रही है। शुरुआत में जो सरकारें थी उनकी एक कमेटी भी बनी थी कि भारत की तिथि क्या होना चाहिए, भारत का कैलेंडर क्या होना चाहिए। तो उस पर बहुत सोच विचार करके वैज्ञानिकों ने शक संवत को चुना था। जी लेकिन आजकल इन दिनों हम विक्रम संवत की भी बात बहुत सुनते हैं, क्योंकि अपने काल में विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा हुए, और उन्होंने जो उनके समय काल में जो कुछ भी सामाजिक
रीति रिवाज थे वो आज तक चलते आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है अभी तक। जी तो इसलिए हम विक्रम संवत को मानते हैं। तो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि दो बातें हैं। एक तो अधिकांश जो हमारे त्योहार मनाए जाते हैं वो फसल के कटने के हिसाब से होता है, जो फसल की कटाई होती है जी बिल्कुल। जिसको कि हार्वेस्ट सीजन कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सभी लोग खेती बाड़ी करते थे। जी तो इसलिए जब खेती हो जाती थी और कटाई होती थी, उसके बाद वो खेतों का उत्पाद बाजार में जाता था और तब से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता था। जी तो उसी को हम नववर्ष मान लेते थे। जी तो हमारे यहाँ पर चाहे आप कोई भी संवत मानिए, चैत्र को शुरू होता है अधिकांश जगह पे, बंगाल में वैशाख को शुरू होता है। जी और वहां पर भी एक अलग मान्यता है कि सम्राट अकबर ने वो बंगाल वाला कैलेंडर शुरू किया था, जो कि गलत है। वो भी गूगल आपको गलत बताएगा। जी उस पर मैं लेख भी लिख चुका हूं, क्योंकि वो बंगाल में पहले से ही था। जी लेकिन हुआ क्या था कि मुगल साम्राज्य के दौरान में उनके जो टैक्स कलेक्टर्स थे जी वो हिजरी कैलेंडर मानते थे, जी जो कि जब मोहम्मद साहब ने हिजरत की थी, यानी मक्का से मदीना चले गए थे, जी जी कोई भी उनको वहां पर मुश्किल आ रही थी, वहां के लोग बहुत हॉस्टाइल हो गए थे, जी शत्रु भाव रखते थे उनके प्रति, तो उन्होंने अपना गांव छोड़कर मदीना चले गए थे वो। जी जी तो वो जो छोड़ने को, वो जो रुखसत होता है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि छूट गया हमसे, हमारी जमीन छूट गई, हमारा घर छूट गया, तो उसको हिज्र कहते हैं। तो इसी से इस्लामी कैलेंडर जो है उसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। तो ये तो हुई भारत की बात। तो हमारे यहाँ या तो चैत्र या फिर वैशाख, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में हमारे न्यू ईयर शुरू होता है, चैत्र को अधिकांश या फिर वैशाख को। आपने हिंदुस्तान के जो, भारत के जो नववर्ष के कैलेंडरों की बात है वो आपने की हाँ। है, लेकिन हमारी जो मुश्किल जो हमारे दर्शकों के सामने सुरजीत जी यही है कि 1 जनवरी को ही पूरी दुनिया नई साल क्यों मनाती है? ये नई साल का आगाज क्यों होता है वो तो ठीक, लेकिन सेलिब्रेशन क्यों होता है ये भी बताइए। जी, तो उस पे आने से पहले एक बीच में एक अध्याय और आता है इतिहास का, वो जो मैंने पहले ही उल्लेख किया था, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात की थी मैंने जी। और उस समय बेबीलोन में पहली बार 4 से 4,500 वर्ष, एग्जैक्ट डेट इतिहासकारों को नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं कि 4 से 4,500 वर्ष पहले लगभग उस पीरियड में पहली बार नव वर्ष मनाया गया था। तो ये तो बेबीलोन की बात हो गई, जहां आज के दिन इराक जहां पर है, उस जगह की बात कि मैं त्रेता युग के आसपास कह सकते हैं। देखिए, इसके बारे में भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है जी जी। कि कलयुग कब शुरू हुआ। अब कलयुग से पहले द्वापर था, उससे पहले त्रेता, उससे पहले सत्ययुग। जी जी। और अगर विष्णु पुराण की बात माने तो विष्णु पुराण में तो इतनी लंबी अवधि दी गई है जी जी कि केवल कलयुग की ही बात करें, जिसमें कि हमारे केवल 4,000 या 5,000 साल हुए हैं जी जी। और उसमें लाखों वर्षों की बात की गई है, और जितना पुराना युग है वो उतना लंबा है जी। अधिक लंबा है। मतलब कलयुग से बड़ा द्वापर युग था, द्वापर युग से भी बड़ा त्रेता, और त्रेता से भी बड़ा सतयुग था। जी जी। तो इसलिए उस पर हम नहीं जाते हैं। चलिए हम लौट आते हैं मेसोपोटामिया पे, और हम ये जो नई साल के सेलिब्रेशन पे लौट आते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे लौट आते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये नववर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि उस दिन बिल्कुल रोमन सभ्यता की तर्ज पे, रोमन सभ्यता जो कि बहुत बाद में आया, उसमें जो उस तत्कालीन सरकार होती थी, सरकार तो डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो उस समय राजा हुआ करते थे। तो राजा कुछ घोषणाएं करते थे नव वर्ष के लिए, जिस प्रकार से हमारे यहाँ समझ लीजिए कि वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री बजट की घोषणा करती है कि जो आने वाले वर्ष में बजट आने वाला है। हाँ हाँ हाँ, तो आने वाले वर्ष में हमारे देश की जो वित्तीय व्यवस्था होगी वो इस प्रकार से होगी, और इसी के साथ साथ कई घोषणाएं भी की जाती हैं। तो वही चीज मेसोपोटामिया के राजा भी करते थे। अब एक और बात श्रोताओं को बता दूं कि रोमन सभ्यता जो है वो ग्रीक सभ्यता का एक एक्सटेंशन है, या यूं कहे कि ग्रीक सभ्यता का जब पतन हो गया और रोमन सभ्यता का जब उदय हुआ, तब भी ईसाईयत विश्व में आया नहीं था।
जी तो ईसाइयत से भी पहले की ये बात है। और उसके कई राजा हुए। एक समय तो रोमन्स काफी कंफ्यूज्ड थे कि इसको हम रिपब्लिक बनाएं या फिर मोनार्की बनाएं। जी तो आपने अधिकांश जो इतिहास के छात्र हैं या फिर साहित्य के भी छात्र हैं, जी उन्होंने जूलियस सीजर का नाम अवश्य सुना होगा। जी बिल्कुल। शेक्सपियर ने एक ड्रामा भी लिखा है, जूलियस सीजर, जो बहुत जी फेमस है। साहित्य के, लिटरेचर के सारे छात्र उसे पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है वो। जी। जी तो जूलियस सीजर को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अपने टाइम पे एक नया कैलेंडर शुरू किया जिसका नाम जूलियन कैलेंडर है। तो आज जैसे हम जानते हैं, जिसको हम पूरी दुनिया मानती है, या कम से कम यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सदस्य हैं, उनमें से 140 से अधिक देश ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानती है। तो ये आपके उस प्रश्न का जवाब हो गया कि इसका महत्व क्या है, इतने लोग क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि दुनिया मानती है। जी अब देखिए, 180 190 देशों में से अगर 140 से ऊपर अगर मानने लगे, तो फिर हम न भी माने तो कौन उसकी परवाह करेगा, जी जब इतने लोग मान रहे हैं इस बात को। और वो केवल ईसाई धर्म के मानने वाले नहीं है, बल्कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो ईसाइयत से उसका कुछ खास लेना देना है नहीं। जी क्योंकि रोमन जो लोग थे, वैसे तो वो, जैसे मैंने कहा कि रोमन सभ्यता ग्रीक सभ्यता का एक एक्सटेंशन था। जी तो ग्रीक के जो भगवान हुआ करते थे, जी रोमन्स के भी वही भगवान है, कुछ नाम उनके केवल बदल जाते हैं, बाकी और कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे कहा जाए तो रोमन लोग नास्तिक थे, मानते नहीं थे भगवान को। वो ऐसे ही कहानियां कहते थे कि हाँ भगवान ऐसे करते हैं, जुपिटर ये करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जी जी लेकिन वो बहुत मन से मानते नहीं थे। वो कहते थे कि जो राजा है वही भगवान है। जी खैर, तो जूलियन कैलेंडर जो जूलियस सीजर के समय बनाया गया, वो उसमें जो 12 महीने होते थे, जी उनके नाम अंतिम 4 महीनों को छोड़कर थोड़े से अलग थे। अंतिम 4 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वही थे। जी लेकिन जनवरी को कहा जाता था यानुअरियस, जी जी और फरवरी को कहा जाता था फेब्रुअरियस। जी मार्च की जगह 2 नाम प्रचलित थे, एक था इंटरकैलारिस जी और एक था मर्सिडोनियस। जी इस तरह से ये जो फरवरी और मार्च का एक, आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जब दुर्गा पूजा होती है तो एक संधि काल होता है, जी जैसे मान लीजिए कि अष्टमी से नवमी की जो संधि है, जी इसी तरह से फरवरी और मार्च जो था। या फिर आप इस तरह से देखिए कि कोई एक बिल्डिंग है, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, कुछ लोग एक मेजनाइन फ्लोर बनाते हैं। जी जी तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में मेजनाइन फ्लोर हो गया। उसी तरह से फेब्रुअरियस के बाद एक इंटरकैलारिस या मर्सिडोनियस आता था, जी और उसके बाद आता था मार्शियस। जी उसके बाद अप्रैल के बजाय एप्रिलिस, जी मई के बजाय माइयस, जी जून के बजाय यूनियस, जी और जुलाई के बजाय क्विंटिलियस, जिसको जूलियस भी कहा जाता था। क्विंटिलियस को जूलियस सीजर ने अपने नाम से वो जूलियस बना दिया। जी और उसके बाद अगस्त जो अंतिम वो महीना है जिसका नाम अलग था, उसके बाद से एक ही नाम है जो आज भी प्रचलन में है, जी उसको कहते थे सेक्सटिलस। और जूलियस के बाद एक और राजा आए थे जिनका नाम था ऑगस्टस। ये ऑगस्टस थे। जी ऑगस्टस नाम के 2 राजा थे, एक जूलियस सीजर से पहले और एक उनके बाद में, ये बाद वाले हैं। जी अब क्या हुआ कि इनके जो पंडित थे रोमन सभ्यता के, उनके बीच मतभेद था। हम जैसे आज जानते हैं कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, उस समय उनके बीच बहुत झगड़ा था। 355 से लेकर 378 तक जी ये वेरी करता था कि आप किस पंडित से पूछ रहे हैं कि क्या है। जी लेकिन एक बात तय थी कि जितने भी महीने हैं उनमें जो कितने दिन होंगे, आज हम जानते हैं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन, और लीप ईयर हो तो 29 दिन। जी उसके बाद मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में फिर 30, और जुलाई अगस्त दोनों में 31। जी ऐसा नहीं था कि जुलाई और अगस्त दोनों में 31 हो, ये तो कुछ गड़बड़ लगता है ना। इसके पीछे कहानी ये है कि जूलियस सीजर ने, जैसा कि मैंने कहा कि
जुलाई का जो महीना था उसको क्विंटिलिस कहा जाता था, जिसको जूलियस ने जूलियस बना दिया। और उन्होंने सोचा कि ये महीना जो है, क्योंकि उसी महीने में उनका जन्म भी हुआ था, तो अपने जन्म के महीने के हिसाब से उन्होंने कहा कि इस महीने का नाम जूलियस होगा। अब उसके बाद जो अगस्टस राजा आए, तो उनके नाम से भी तो कोई महीना था नहीं, लेकिन अगला महीना सेक्सटिलिस को उन्होंने बदलकर ऑगस्टस नाम रख दिया। जी जी। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने उनके ईगो को हर्ट हो गया कि मेरे पहले के राजा के नाम से जो महीना है उसमें 31 दिन है, मेरे महीने में केवल 30 दिन है, मेरे में भी 31 होना चाहिए। जी। तो उस ईगो के कारण से उसने अपने महीने में एक दिन जोड़ लिया, और वो दिन उन्होंने उधार लिया फरवरी से। 45 बीसी या 45 ईसा पूर्व जो है, उस समय तक जनवरियस यानी जनवरी में केवल 29 दिन होते थे, और उस समय के बाद से 31 दिन हो गए, क्योंकि ये जब किसी महीने से घटाते थे तो किसी और महीने में बढ़ाना भी पड़ता था, क्योंकि कुल साल का दिन तो वही होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। जी जी जी। तो खैर, ये फरवरी से 2 बार एक एक दिन काटा गया, जिस वजह से 30 की जगह 28 दिन रह गए। जी। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भूगोल की बात करें, इतिहास क्या सुरजीत जी, आज में गणित पढ़ा दिया, आगे चलते हैं। जी धन्यवाद जी। तो ये रही इतिहास की बात, अब भूगोल की बात करते हैं। साल में 365 दिन इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में लगाती है। लेकिन ये तो हम मोटे तौर पे कहते हैं कि 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में। असल में 365 नहीं, बल्कि 365 और 1/4 दिन लगता है जी। जिस वजह से 1/4 दिन तो हम लिख नहीं सकते कैलेंडर पे, हम वो 1/4 जोड़ते रहते हैं, और हर चौथे साल में फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं। यानी यहां भी एडजस्टमेंट, डेमोक्रेसी की तरह यहां भी एडजस्टमेंट। जी जी। और इसी प्रकार से ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका आज न्यू ईयर है, इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से सूर्य के इर्द गिर्द जो पृथ्वी घूमती है, केवल उसके हिसाब से नहीं है बल्कि चंद्रमा के हिसाब से भी है। जी। क्योंकि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, और 7 को आप 4 से गुना कीजिए तो 28 हो जाते हैं। ये जो अवधि है, ये है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने की अवधि। जी। तो इसलिए इसको हम ल्यूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं, यानी चंद्र और सूर्य दोनों पर आधारित तिथि। जी। इसमें सप्ताह का हिसाब जो होता है, सप्ताह का 2 सप्ताह आप ले लीजिए तो एक पक्ष हो जाता है, और 2 पक्ष लीजिए तो एक महीना हो जाता है। जी जी जी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि धार्मिक जो तिथियां होती है वो पक्ष के हिसाब से होती है। तो जैसे मान लीजिए कि जो महालया होता है दुर्गा पूजा से पहले, वो पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, उसके बाद देवी पक्ष शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि चांद के हिसाब से, जब चांद दिखता है तो वो शुक्ल पक्ष होता है, जब चांद नहीं दिखता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है। जी। तो इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ये कई सारे कैलेंडर्स को मिलाकर बनाया गया है। इसलिए अगर कोई आपको आज किसी ने अगर व्हाट्सएप मैसेज भेजा होगा कि ये ईसाइयों का नववर्ष है, तो वो तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है। ये ईसाइयों का नहीं है। सुजीत जी, वहीं आपको वापस से हम अपने श्रोताओं के लिए आना चाहते हैं कि 1 जनवरी को ही साल का पहला दिन क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि ये जो ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर, यानी आपने जैसे कहा 140 देश हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, बट पूरा के पूरा विश्व 1 जनवरी को नई साल का स्वागत करता है, सेलिब्रेट करता है। इसके पीछे जो सेलिब्रेशन का जो है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सेलिब्रेट, साल तो शुरू हो गई मान लिया जी, कैलेंडर शुरू हो गया मान लिया, लेकिन साल का सेलिब्रेशन क्यों 1 जनवरी को, 31 दिसंबर की रात को, 1 जनवरी को नई साल के आगाज को सेलिब्रेट त्योहार की तरह क्यों किया जाता है? इसके पीछे कोई धार्मिक कारण आप मानते हैं?
कोई वैज्ञानिक कारण मानते हैं या हम शुद्ध रूप से ये आर्थिक कारण है और बाजार ही इसका कारण है? कारण क्या है? पूरी दुनिया क्यों एक साथ मनाती है? ना कोई धर्म का या विचार है, ना जात का विचार है, बस नई साल का सेलिब्रेशन है। ये क्यों हो रहा है? जी जी, आपके प्रश्न में ही एक उत्तर निहित है, या कम से कम उत्तर का एक हिंट दिया है आपने। तो अब तक हमने इतिहास की बात की और भूगोल की बात की, तो अब हम अर्थनीति की बात करेंगे, यानी वित्तीय व्यवस्था की बात करेंगे। ये जो मैंने कहा कि 140 देशों से अधिक देश इसी कैलेंडर को मानते हैं, इसके साथ केवल मानने की बात नहीं है, बल्कि ये भी बात है, और भारत धीरे धीरे उस तरफ अग्रसर हो रहा है। उनके लिए, इन 140 देशों के लिए फाइनेंशियल ईयर भी जनवरी को शुरू होता है। जी, हम से मतलब बहुत सारे श्रोताओं को ये पता होगा कि पहले हमारा यूनियन बजट मार्च के महीने में आया करता था जी, और आजकल फरवरी में आने लगा है। कुछ ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, ताकि एकदम से झटका न लगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह जो हैं पूरे साल का हिसाब रखते हैं, उनके हिसाब में गड़बड़ ना हो। तो एक समय हमारे यहां पर भी जनवरी से दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, जो कि फिलहाल अप्रैल से मार्च है। तो फिस्कल ईयर का एंड जो है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि पूरा हिसाब दीजिए आप, इस साल का कैसा कैसा हुआ। या फिर जब आप कोई महंगी चीज खरीदते हैं, जैसे कि आप कार खरीदते हैं, और अगर आप अपनी कंपनी के नाम से खरीद रहे हैं, तो आप या तो सितंबर में, जो कि हाफ ईयरली एंड होता है फाइनेंशियल ईयर का, या फिर मार्च में आप डिप्रिसिएशन डिमांड करते हैं। जी, तो ये सब तो एक वित्तीय व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पूरा का पूरा विश्व, लगभग आधे से अधिक, 140 से अधिक हो गया, मतलब अधिकांश देश ही हो गए, ये इसी चीज को मना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय कैलेंडर को देखें, तो एक तरह से कायदे से तो दिवाली का जो समय आता है, उस समय तक, उसके बाद कोई बहुत बड़ा त्योहार हमारे पास रह नहीं जाता है। जी, तो दिवाली के समय हमारा ईयर एंड हो जाना चाहिए, जबकि वैश्वीकरण की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि लगभग दिवाली के आसपास हमारी शॉपिंग वगैरह शुरू होने लगती है। जी, मतलब हम धनतेरस से शुरू करते हैं, उसके बाद दिवाली में खरीदारी करते हैं, और फिर उसके बाद अगर दिवाली नवंबर में हो तो एक महीने बाद फिर 25 दिसंबर आ जाता है, मेरी क्रिसमस कर देते हैं हम, और फिर न्यू ईयर आ जाता है। जी, तो वैसे अगर आप देखें, तो अगर आप चैत्र या वैशाख को मानते हैं, तो हमारी तिथियां तो शुरू होती है चैत्र में, मार्च में शुरू होना चाहिए जी, और वहां से शुरू होकर अगर आप होली से भी शुरू करते हैं, जी, तो होली के बाद से धीरे धीरे आप पीक करेंगे और दिवाली तक पहुंचेंगे। जी, लेकिन यहां पर वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है कि ये सारा कुछ कॉन्सेंट्रेट हो गया है, और मनुष्य में एक त्योहार मनाने की, मजे करने की, उत्फुल्लित प्रफुल्लित रहने की एक प्रवृत्ति होती है कि वो खुश रहना चाहता है, मजे करना चाहता है। इसलिए जी, जी, हालांकि 25 दिसंबर जो है, उसमें वो भी कोई ऐतिहासिक नहीं है, मतलब ऐतिहासिक स्तर पे ये स्थापित नहीं है कि जीसस क्राइस्ट का उसी दिन जन्म हुआ था। जी, लेकिन बहुत बहस करने के बाद ईसाइयों ने यह तय किया कि उसी दिन को हम मान लेते हैं जी, कि उनका जन्म हुआ था उस दिन। तो 25 दिसंबर को गए हुए लगभग एक ही हफ्ता होता है। लोग सोचते हैं कि अभी से हम मौज मस्ती करना छोड़ दें, थोड़ी सी मस्ती और कर लेते हैं। यहीं पे एक सवाल है सुजीत जी, जब इतना बड़ा त्योहार वेस्टर्न कंट्रीज का, जो सबसे ज्यादा विकसित देश माने जाते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं बाय एंड लार्ज, जब वो उस दिन इतना बड़ा त्योहार मनाते हैं, तो उसी दिन नई साल का आगाज क्यों नहीं? फिर नई साल के आगाज के लिए 7 दिन का इंतजार क्यों? 1 जनवरी। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और इसका बहुत सरल, जी, जी, बहुत सरल जवाब है इसका जी, कि एक समय 25 दिसंबर उनका न्यू ईयर हुआ करता था। ये आज सुन के बहुत लोगों को हैरानी होगी जी, और उनके बीच ये बहस छिड़ गई कि ईसाईयत में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है, उस दिन जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, या उस दिन जिस दिन जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म हुआ था। जी, तो उनको, मार्च, हाँ, तो ईस्टर और क्रिसमस के बीच युद्ध छिड़ गया।
जी 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 कि नया वर्ष कब मनाए, क्रिसमस के दिन मनाए या ईस्टर गुड फ्राइडे के दिन मनाए। जी तो इसको लेकर फिर जब वैश्वीकरण होता रहा तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो एक कोई हम लोग जूलियन कैलेंडर के ही आसपास चलते हैं, वही सही रहेगा। तो इसके पीछे एक कारण देखिए और भी है कि ये सब कुछ जब हो रहा था, एक तरफ तो ईसाइयत की दुनिया, एक तरफ अलग अलग धर्मों की दुनिया, दूसरी तरफ आज से 350-400 साल पहले एक घटना और बहुत बड़ी घटना घटी। जी जैसे कि जब मैं भारतीय तिथियां समझा रहा था तो हमने कहा कि उस समय अधिकांश लोग किसान हुआ करते थे, जी लेकिन 350-400 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति आई जिसको कि औद्योगिक क्रांति कहते हैं जी या इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। जी तो उसमें लोग केवल किसान नहीं रह गए बल्कि लोग मजदूर भी हो गए, और इस कारण से उसके बाद के जितने भी फाइनेंशियल ईयर पे जो अंतर पड़ा वो केवल इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा था कि कब फसल की कटाई हो रही है, क्योंकि मजदूर का तो फसल की कटाई से कोई लेना देना नहीं है, वो तो फैक्ट्री में काम करता है। जी जी बिल्कुल। इसलिए इसका उन्होंने सोचा कि इस पे कोई बहस का अंत नहीं है कि 25 दिसंबर को किया जाए या गुड फ्राइडे को ईस्टर के समय किया जाए। तो इससे अच्छा है कि पूरे विश्व को आसान रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर और जो अपना सामान्य जो कैलेंडर है वो दोनों एक ही हो, मतलब जनवरी में शुरू हो और दिसंबर में खत्म हो। जी तो तब से लगभग आप पिछले 350-400 साल से आप देखिए कि अधिक अधिक जैसे जैसे देश फॉर्म होते गए, बहुत से तो जो देश आज हैं वो देश थे ही नहीं। कई ऐसी जगहें थी जो कि कोई गवर्न ही नहीं करता था, वहां की कोई सरकार ही नहीं हुआ करती थी। जी फिर कई जगहों पर लोकतंत्र शुरू हुआ, कई जगहों पर लोगों ने अपनी सरकार चुनना शुरू किया, और इसके साथ साथ जैसे जैसे सरकारें बनती रही उनका अपना एक वित्तीय लेखा जोखा का काम जो था वो उनको करना पड़ा। और जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आई तो जिन दो देशों के बीच ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उनके कैलेंडर्स में मेलजोल होना बहुत आवश्यक हो गया था, नहीं तो हिसाब रखने में गड़बड़ हो जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे श्रोताओं के लिए। जी जी। तो इसलिए अधिक से अधिक देश जो है जनवरी से दिसंबर वाले कैलेंडर को मानने लगे। जी तो अब आप देखिए कि इतिहास, भूगोल और अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, इन तीनों के मेल जोल से कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर या उसी के हिसाब से जो न्यू ईयर है 1 जनवरी, वो मनाया जाता है। जी सुरजीत भाई, तो जहां तक हमने समझने की कोशिश की अपने श्रोताओं को, ये आपके आपके तर्कों के माध्यम से आपने जो शोध किया है इस पूरे मसले पे, उसके माध्यम से हमने अपने श्रोताओं के जो मन के सवाल थे उनको सुलझाने की कोशिश की। उसके मुताबिक यही है कि हम देशी और विदेशी का चक्कर में ना पड़े। सर्वसम्मत कैलेंडर के बिना इसको चलाया जाना संभव नहीं है आज के दौर में, जब हम सब अपनी जरूरतों के लिए, अपने कार्य व्यवहार और अपने जीवन को, जीवन यापन तक के लिए हम जब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब ये केवल भारत की या यूरोप की या एशिया की या अमेरिका की या अफ्रीका की बात नहीं है, ये बात सारे विश्व को एक साथ जोड़े रखने के लिए और आर्थिक आदान प्रदान को बनाए रखने की बात के तहत इस इस कैलेंडर को मान लिया गया। और इसीलिए नई साल को पूरे समारोह पूर्वक, जैसे हम कहते हैं, मनाया जाता है। इसके पीछे कोई धार्मिक या कोई दैविक कारण नहीं है, बल्कि कारण सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र है। आज हम 1 जनवरी को सेलिब्रेशन क्यों होता है, इस राम कहानी का आज हम अंत यही करते हैं। ये राम कहानी जो हमने आपके साथ अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को सुनाने की कोशिश की, इससे शायद हमें ऐसा भरोसा है कि उनके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और वो अब बिना इस उलझन में पड़े कि देशी है कि विदेशी है, नई साल को समारोह पूर्वक मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राम राव साहब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।